मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार सभी का स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी अगली कड़ी में ये वीडियो है, जो कि बीए भाग प्रथम के लिए है, जिसका सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज। उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय समाज की विशेषताओं की चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय समाज की विविधता है और उसके अंतर्गत जो एकता पाई जाती है, विविधता में एकता की चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ये स्पष्ट किया था कि जो भारतीय समाज है उसकी संस्कृति विलक्षण संस्कृति है, उसके अनेक लक्षण हैं और ऐसी विशेषताएं हैं, चाहे वो संस्कार हों, भारतीय समाज संस्कृति के संस्कार हों, या विविधता में एकता हो, या किन किन क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है, उनकी विस्तृत चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जब हम देखते हैं, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, भाषाई दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, या अन्य किसी भी नज़रिए से हम लोग जब भारतीय समाज को देखते हैं, तो अन्य संस्कृतियों की तुलना में एक विलक्षण विशेषता या विलक्षण जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। चाहे वो अन्य धर्मों को स्वीकार करना हो, या ये कहें कि तुलनात्मक रूप से किसी भी धर्म को कम नहीं समझना हो, नीचा नहीं समझना हो, या भाषाई विविधता के होते हुए भी जो समानता पाई जाती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो भारतीय संस्कृति का या भारतीय समाज का विलक्षण लक्षण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि जो भारतीय समाज है उसमें जो विविधताएं पाई जाती है वो किन किन क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है, और उन विविधताओं के होने के बावजूद भारतीय समाज कैसे सभी संस्कृतियों को, सभी भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भारतीय समाज में कैसे समानता देखने को मिलती है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भौगोलिक विविधता है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यदि हम संपूर्ण भारत पर भौगोलिक दृष्टिकोण से नज़र डालें या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम देखेंगे कि जो भारत देश है वो दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत की महानदी सिंधु के नाम से जानी जाती है, और कुछ विद्वान इसे भारत खंड के नाम से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, तो कुछ इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी अभिहित करते हैं, जो स्वात द्वीपों में से एक था। तो ये अनेक पौराणिक मान्यताओं, जैसे कि ये भी कहते हैं कि जो राजा दुष्यंत थे उनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो अनेक आधारों पर इसका उत्पत्ति, भारत की उत्पत्ति को बताया है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो भारत देश को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक आधार पर भारत के 5 भाग किए जा सकते हैं। जैसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यदि हम भारत में देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और उसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिस पर सदैव ही बर्फ जमी रहती है। और यदि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम माने तो ये कहा जाता था कि हिमालय में अनेक ऋषि मुनि महात्मा यहाँ तपस्या करते हैं। और हम देखेंगे कि जब व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं तो जैसे कुंभ का मेला होता है तो उसमें अनेक ऋषि महात्मा आते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब वो मेला होता है तो वो आ जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि ये हिमालय में रहते हैं, हिमालय की ऊंची ऊंची दुर्गम चोटियों में इनका निवास स्थान होता है। तो जो पहला भौगोलिक दृष्टिकोण से विविधता है या बांट सकते हैं हम, वह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है, और इस क्षेत्र में जो ये गंगा सिंधु का मैदान है यहाँ अनेक जड़ी बूटियाँ और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, और इन्हीं मैदानों में अनेक जनजातियाँ भी निवास करती है। और कृषि के क्षेत्र में ये जो मैदान है या ये नदियाँ हैं इनका अभूतपूर्व योगदान रहता है। तो जो दूसरा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से वो है गंगा सिंधु का मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार। अब भारत का जो दक्षिणी भाग है
वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसमें अनेक बहुमूल्य धातुएं प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई है। तो इन सब में भी अनेक जनजातियां निवास करती है और ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये दक्षिण का पठार भी इसके अंतर्गत हम बांट सकते हैं। चौथा है राजस्थान का मरुस्थल। अब यदि हम बात करें तो जो पश्चिमी अरावली पर्वतमाला है वो सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला की श्रेणी में आती है और उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं राजस्थान में वो है और जल के अभाव में यहाँ कृषि कम होती है, परंतु भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये अपने ही तरीके का अलग ही प्रदेश है। पांचवा है समुद्र का तटीय मैदान। अब दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्री तटीय मैदान है और पश्चिमी भाग में कोंकण और मालाबार जिसे कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार से 5 भागों में हम लोग भौगोलिक रूप से भारतवर्ष को बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात कहीं अतिवृष्टि है तो कोई अनावृष्टि है। अर्थात जो भारत की भौगोलिक जलवायु है उसमें अनेक प्रकार से विविधताएं पाई जाती है और इन विविधताओं के होने के बावजूद भारत देश में भौगोलिक रूप से भी एकता दिखाई देती है। तो जो पहला है वो है भौगोलिक विविधता में एकता। दूसरा है प्रजातीय विविधता। अब यदि प्रजातियों के आधार पर हम देखें तो 5 समूहों में घुरिये ने इसको विभाजित किया है। प्रजातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्वी द्रविड़, मुंडा और मंगोलायड, ये 5 प्रजातियां बताई है। और जो BS गुहा हैं उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, मेडिटेरियन, ब्रोचिसेफाल और नॉर्डिक आर्यन, ये सभी भागों में उन्होंने बांटा है। और जब हम आगे वाले अध्याय पढ़ेंगे तब इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो प्रजातीय भिन्नता है वो भी भारत देश में अत्यधिक पाई जाती है। तो प्रजातीय भिन्नता होने के बावजूद भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। प्रजातीय विविधता में एकता देखने को मिलती है। सभी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती है और अपनी अपनी संस्कृतियों को बचाए हुए है। इसीलिए भारत देश को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला है संजातीय अथवा निर्जातीय विविधता। अब यदि हम बात करें एथनिक डाइवर्सिटी की, हमने पहले भी देखा था, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो निर्जातीय समूह है किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में उन्हें समझा जा सकता है, जिनकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि किसी दूसरे समूह से अलग होती है, वह संजातीय समूह होता है। अर्थात जिसकी संस्कृति, धर्म, भाषा समान होती है वो एक संजातीय समूह के अंतर्गत आता है। तो इन सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण ही दूसरे समूह में पाए जाते हैं। ये सब होने के बावजूद, इन लक्षणों में विभिन्नता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। अगला है जनजातीय विविधता में एकता। अब यदि हम बात करें कि जो भारत देश है उसकी वहाँ जनजातियों की अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग से पहचान है। यदि 1991 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो लगभग 6.78 करोड़ जनजातीय लोग भारत देश में रहते हैं और कुछ जनजातियां आधुनिक समाज में संपर्क में आने से उनमें परिवर्तन हुआ है। कुछ जनजातियां अभी भी आदिम रूप में ही, आदिम समाज के रूप में ही रहती है, जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम आदि में ये लोग रहते हैं और मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो ये सभी जनजातियां हैं, इनके व्यवसाय में, खान पान में, रहन सहन में, वैवाहिक संबंधों में, रीति रिवाजों में हमें अनेक विविधताएं देखने को मिलती है। तो इन विविधताओं के बावजूद भारत देश में जनजातीय विविधता में एकता देखने को मिलती है। सभी जनजातियां यहाँ निवास करती है और अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। अगला है सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटीज। अब हम लोग इसको एक में ही बात करेंगे कि जो सामाजिक डाइवर्सिटीज है वो यहाँ पे जैसे विवाह है, परिवार है,
सामाजिक जीवन है, उन सभी में दिखाई देती है। कहीं पे विवाह का प्रचलन अलग प्रकार से है, कहीं पे बहुविवाह मान्य है, तो कहीं पे संयुक्त परिवार मान्य है, कहीं एकाकी परिवार में लोग रहते हैं। तो वैवाहिक रूप में और पारिवारिक रूप में, परिवार के रूप में भी यहाँ भिन्नता देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक विभिन्नता की श्रेणी में आता है। और इन सब के बावजूद यहाँ अनेक, चाहे वो बंगाली हो, मद्रासी हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, प्रत्येक स्तर पर विविधता के हमें दर्शन होते हैं। उसके बावजूद सभी जगह पर विविधता में एकता पाई जाती है। अगला है अभिजात और जनसाधारण। अब भारत में दो वर्ग, अभिजात और जनसाधारण, एलीट क्लास और कॉमन मैन, देखे जा सकते हैं। और जनसाधारण जो है उनका प्रतिशत अधिक है और अभिजात वर्ग का प्रतिशत कम है। जो जनसाधारण है वह स्वदेशी संस्कृति के पोषक हैं, जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंपरावादी भारतीय जीवन शैली को अपनाते हैं। जबकि जो अभिजात और उच्च वर्ग है वो विदेशी और अत्याधुनिक जो संस्कृति है, जो मॉडर्न कल्चर है, जो आधुनिक कल्चर है, वो अपनाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग भारत देश में निवास करते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इनमें भी एकता देखने को मिलती है। उसी प्रकार से भाषाई, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और व्यवहारों में, इन सभी में यदि हम गहनता से अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भारतीय समाज है उसमें विविधता में एकता हमको देखने को मिलेगी। जैसे हम भाषाई की बात करें तो भाषाई विविधता हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यदि हम देखेंगे भाषा और बोली में, यदि हम भाषा की बात करके साथ बोली की भी बात करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ हर 3 कोस पे या 6 कोस पे बोली बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ विभिन्न भाषा को बोलने वाले, विभिन्न बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इन लोगों के निवास करने के उपरांत भी यहाँ पर लोग एक दूसरे को समझते हैं, साथ में जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का, भाषा का सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से यदि जातिगत रूप में देखा जाए तो भारतवर्ष में जातिगत रूप से भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जब हम वर्णों की बात करते हैं और उसके पश्चात जाति की बात करते हैं तो विभिन्न जातियां भारतवर्ष में निवास करती है और यहाँ पर अपना जीवन यापन करती है और किसी प्रकार से किसी भी जाति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध कानूनी रूप से नहीं लगाया जाता है या कानूनी रूप से किसी प्रकार का प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता है। सभी जातियां अपने अनुसार कार्य करती है और यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अपने अनुसार व्यवसाय का चयन करती है, अपने अनुसार व्यवसाय करती है और अपने अनुसार ही, अपनी संस्कृति के अनुसार ही जीवन यापन करती है। तो जातिगत भिन्नता होते हुए भी यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं धार्मिक विविधता में एकता, तो भारतीय समाज में भारत एक ऐसा देश है जो कि सभी धर्मों को अपने आप में समेटे हुए है और सभी धर्मों को की जो विशेषताएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि हम भारतीय समाज पर धर्म के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से ये समझ आ जाएगा कि जो विभिन्न धर्म हैं उनके लोग यहाँ निवास करते हैं और वो अपने अपने धर्मानुसार, अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही कार्य करते हैं और उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। भारत के अलावा अन्य देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो जो भारत देश है उसमें धार्मिक विविधता में एकता भी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो भारतीय समाज विभिन्नता में एकता वाला समाज है। यहाँ भौगोलिक, जनजातीय, प्रजातीय, जातीय, भाषाई आदि, धार्मिक आदि अनेक प्रकार से हम देखेंगे तो विभिन्नता पाई जाती है, परंतु इस विभिन्नता के होते हुए भी इसमें एकता के दर्शन हमको होते हैं। अब जब आप लोगों को यदि हम बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें ये आता है कि भारतीय समाज के लक्षण बताते हुए
या भारतीय समाज की विशेषताएं बताते हुए इसकी विभिन्नता में एकता की चर्चा कीजिए। या तो प्रश्न ये आता है, यदि छोटे प्रश्नों में आता है तो ये आता है कि किन्हीं दो विविधता में एकता को समझाइए। अर्थात आपको घुमा फिरा के यही प्रश्न और यही टॉपिक तैयार करना है समझने के दृष्टिकोण से कि आप लोगों को पूरा चैप्टर कि भारत में कैसे सांस्कृतिक और सजातीय विभिन्नताएं पाई जाती है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग देखोगे तो ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।